हेलो एवरीवन, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वेलकम, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय स्टूडेंट्स, अपन पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 12 की चैप्टर वाइज। अपन कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सारे पढ़ेंगे। इसमें प्रोज और पोइट्री दोनों पढ़ेंगे। प्रोज में सबसे पहला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें सबसे पहले तो अपन इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है उसको करेंगे, मतलब कंप्लीट जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अपन। इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद में फिर इसके अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स में अपन एमसीक्यूज़ भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में जैसे कि पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ भी अपन करेंगे। और इसके बाद में जो आपकी समरी रहेगी, समरी भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये समरी भी इसकी अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, सब कुछ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आपका लास्ट लेसन है इसके अपन डिटेल्ड जो है वो इसका डिटेल्ड अध्ययन कर लेते हैं। और यहाँ पर अपन शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइटर। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के जो राइटर हैं, लेखक हैं अल्फोंसे डोज़र्ट। ओके, अल्फोंसे डोज़र्ट जो है ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट रहे हैं, है ना, फ्रांस के रहने वाले थे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। पिछले वर्षों के जो पेपर्स प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, छोटे बड़े प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, किस टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें भी अपन साथ में पढ़ेंगे। तो ये जो था ना अल्फोंसे डोज़र्ट, ये इनका जो जीवन काल था 1840 to 1897। अब यहाँ पर आपको याद ही रखना है कि ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे एंड साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। ठीक है, नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी जो उपन्यास लिखते हैं वो नॉवेलिस्ट कहलाते हैं। और शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथा लेखक, छोटी कहानियाँ जो लिखते हैं, लघु कथा लेखक। ठीक है, लघु कथा लेखक, छोटी कहानियाँ लिखने वाले एक फ्रांसीसी लेखक थे। द लास्ट लेसन, ये जो अपना चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अब इसका नाम लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि आपको जब अपन कहानी पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन, जिस पर जर्मनी का अधिकार हो गया था और वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का ऑर्डर आ गया था, तो ये जो लेसन पढ़ाया जा रहा था, अल्फोंसे डोज़र्ट यहाँ पे लिखते हैं कि एम हेमेल के द्वारा बच्चों को जो लेसन पढ़ाया जा रहा था वो अंतिम लेसन था, इसलिए इसका नाम है द लास्ट लेसन। कई बार प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि आप सिग्निफाई करिए इस लास्ट लेसन को, कि इस चैप्टर जो है वो कहाँ तक इसको सिग्निफाई करता है लास्ट लेसन, तो आप इस तरीके से इसको सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, देखो, लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 to 1871। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये लास्ट लेसन जो लिखा गया है ये किस दौरान की घटना है। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस और प्रशिया के बीच में 1870 से 71 के बीच में युद्ध हुआ था। अब जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांस की हार हो जाती है, फ्रांस को डिफीट कर दिया जाता है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन प्रशिया के अधिकार में चले जाते हैं, उसके ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं। और उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ था उसका वर्णन यहाँ पे किया है, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। इस वॉर में, फ्रैंको प्रशियन वॉर में जो है वो फ्रांस को हरा दिया जाता है। कब हुआ था ध्यान रखना, 1870 to 1871। अब यहाँ पे लिखा है डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। अब छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं कि उस समय प्रशिया ने फ्रांस को हराया था, तो प्रशिया का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रशिया का नेतृत्व उस समय बिस्मार्क ने किया था। अब दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि प्रशिया क्या था, प्रशिया में कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी,
पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अभी वर्तमान का जो जर्मनी है और साथ ही साथ पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का जो भाग है, इन तीनों को मिलाकर के उस समय बना था भाई प्रसिया। और प्रसिया का नेतृत्व उस समय किया जा रहा था बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसिया की सेना ने फ्रांस को हरा दिया था। फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन, अपन आगे पढ़ेंगे। इन this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन, याद रखिएगा कई बार अगर प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन, ये प्रसिया के अधिकार में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब ये जानने के लिए इस कहानी को पढ़िए कि जैसे ही दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के प्रसिया के अधिकार में चले जाते हैं तो उसके बाद में स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए इस कहानी को पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं डिफिकल्ट वर्ड्स भी यहां पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, और इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है, अगर आप इस चैप्टर के बारे में और कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको बता दूं, ये जितना भी जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, मैंने आपको बताया जिसमें हम चैप्टर वाइज इंग्लिश का पूरा कोर्स करेंगे, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंप्लीट सारे के सारे, और इसमें भी अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे, समरी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो ये सारा अगर एक साथ आप पूरा कोर्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, ठीक है, EDUCATION, एजुकेशन, जिसकी स्पेलिंग आप सब जानते हैं, एजुकेशन राइज, RISE। तो ये हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप हमारे उस ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स जितने भी हैं आपके 12th क्लास के, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साथ ही साथ जब एग्जाम आएंगे तो हम इनके मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल कराते हैं। पुराने जो पेपर्स हैं, लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, वो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आपको सब वहाँ पे मिलेंगे। और ये जो आप जितने भी कोर्स हैं उसमें हम आपको PDF देते हैं, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, MCQs मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो आप हमारा ऐप एजुकेशन राइज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से भी आप इसके उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम देखेंगे कि जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। देखिए वहाँ पे हमने कुछ जो चीज़ें पढ़ी है उसमें आपको एक तो राइटर का नाम याद रखना है, अल्फोंसे डोजेट लेखक जो है वो इस चैप्टर के हैं, लास्ट लेसन के। उसके बाद में ये जो लास्ट लेसन था ये कब लिखा गया, तो 1870 से 71 हमने देखा, फ्रांस और प्रसिया का जो युद्ध हुआ था। और ये कहानी किससे रिलेटेड है, तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन जो प्रसिया के अधिकार में चले गए थे, तो उसके बाद में स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि प्रसिया जो है उस समय प्रसिया के अधिकार में कौन, प्रसिया मतलब किन किन को मिला के प्रसिया बना था, तो आप लिखेंगे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स जो था इनको मिला करके जर्मनी बना था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है, उसको मिला के प्रसिया बना था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रसिया का नेतृत्व उस समय किसने किया था, तो आप याद रखिएगा बिस्मार्क के द्वारा उस समय प्रसिया का नेतृत्व किया गया था। तो ये कुछ चीजें जो है वो आपको दिमाग में याद रखनी है। अब अपन चैप्टर वाइज करेंगे, इसका कंप्लीट जो है वो शुरू करते हैं। लास्ट लेसन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। यहाँ पर आई जो आया है ना, ये इस जो एक फ्रेंच नाम का लड़का है, फ्रेंच नाम का जो लड़का है, एक स्टूडेंट है, वो अपने आप को जो है ये कहानी लिख रहा है, जैसे अल्फोंसे डोजेट इस तरीके से लिखते हैं। तो फ्रेंच जो एक स्कूली बच्चा है वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मतलब मैं स्कूल के लिए जब रवाना हुआ तो आई वॉज वेरी लेट, मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ था, दैट मॉर्निंग, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग ये पूरी फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि मैं भयभीत था,
ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, किससे? ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट से, फटकार से, डांटा जाना, है ना। जैसे मुझे डांटेंगे टीचर, मेरे टीचर एम हैमेल, इनका नाम था एम हैमेल, आगे आ जाएगा इनका नाम। तो डर था कि एम हैमेल मुझे डांटेंगे, इस वजह से मैं एक भयानक, एक भयभीत था, डरा हुआ था, ठीक है ना। ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, भयभीत होना। तो मैं भयभीत था, डरा हुआ था। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल, याद रखिएगा नाम, एम हैमेल जो है वो टीचर हैं और ये एक लैंग्वेज टीचर हैं, भाषा के अध्यापक हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के ये टीचर हैं, फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। फ्रेंच, एम हैमेल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। अब देखिए यहाँ पे एक आप चीज़ याद रखिएगा, पार्टिसिपल जो कि एक टॉपिक होता है ग्रामर का, आपको याद होगा। एम हैमेल ने बच्चों से कहा था कि भाई आप पार्टिसिपल्स को अच्छी तरह से याद करके आइए, आपको इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो फ्रेंच है वो ये कह रहा है कि एम हैमेल मुझे डांटेंगे कि हमें पार्टिसिपल्स पर चीज़ें याद करके जाना था। और ये कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है कि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, मतलब मुझे इसका पहला शब्द भी नहीं आता था, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अबाउट देम, देम मीन्स पार्टिसिपल्स, मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मैं डरा हुआ था कि मुझे एम हैमेल डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे। प्रश्न यहां से ये बनेगा कि एम हैमेल क्यों डांटेंगे या फिर वो भयभीत क्यों था? तो वो इसलिए भयभीत था क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड याद नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, सो ही वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। तो ओके, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि जब डांटेंगे तो एक काम करता हूं, मैं आज भाग जाता हूं, मैं आज स्कूल नहीं जाता हूं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है घर से बाहर, है ना, शहर से बाहर। आउट ऑफ डोर का मतलब शहर से बाहर भी होता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँ, मैं घर से भाग जाता हूँ, मैं आज का दिन कहीं और बाहर बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, दिन आज का जो था वो काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, काफ़ी चमकीला था, दिन काफ़ी सुहावना था, अच्छा था। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसे आकर्षित कर रही थी कि भाई मैं आज स्कूल नहीं जाऊँ, आज तो मैं मौसम का आनंद लूँ, आज तो मैं बाहर ही घूमूं फिरूं। द बर्ड्स वर चर्पिंग, अब देखिए यहाँ पे और भी बता रहा है कि और क्या क्या चीजें थी। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि लेखक जो वो स्कूल, फ्रेंड्स जो वो स्कूल न जा करके बाहर घूमने जाना चाहता था या उसका मन ऐसा हुआ था, तो क्यों हुआ था, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें इसे आकर्षित कर रही है, इसे जो है वो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो देखो, एक तो क्या था कि दिन जो है वो वार्म था, डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट। नेक्स्ट, बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, चिड़ियाओं का चहचहाना जो होता है वो चिरपिंग होता है। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो जंगल के किनारे, एज का मतलब होता है किनारे, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स, और जो खुले मैदान थे या फिर खुले जो खेत थे, जो मैदान थे, ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन, जहां पे लकड़ियां काटी जाती है वो सॉ मिल कहलाती है। तो उस आरा मशीन के पीछे जो खुले मैदान थे, जो खुले खेत थे, उन खेतों में प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहां पे प्रशिया के सैनिक, प्रशिया जिसने फ्रांस को डिफीट किया था, फ्रांस को हराया था, तो प्रशिया के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना। आपने देखा होगा जैसे गोला बारूद है उसकी फायरिंग करना, मैप रीडिंग करना, पीटी परेड करना, तो ये जो अभ्यास होते हैं सेना के, नॉर्मल है ना, ऑब्स्टिकल्स पार करना, ये सारी चीज़ें, तो वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, वहाँ पे अपना अभ्यास कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसे आकर्षित कर रही थी कि वो स्कूल न जाए और आज का दिन बाहर बिताए। तो क्या क्या चीज़ें थी, एक बार फिर से, डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एंड इन ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पेज पर अपन जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है कि आई वॉज ऑल मच मोर इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये जो जितनी भी सारी चीज़ें भी हमने देखी, जो बताई यहाँ पे, वो इसे जो है वो टेम्पटिंग कर रही थी। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, है ना, आकर्षित करना, आकर्षित करना मुझे
आकर्षित करना, उसे एक मतलब अपनी ओर खींचना। ओके, आकर्षित जो है वो कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के जो नियम थे उन नियमों से ज़्यादा आकर्षित मुझे ये कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की हिम्मत थी। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है हिम्मत थी, साहस था मुझ में। किस बात का? कि नहीं, मन तो कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं दिन बार बिताऊं, लेकिन नहीं, मैंने विरोध किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। एंड हरीड, हरीड ऑफ टू स्कूल। हरीड ऑफ का मतलब होता है मैं जल्दी से स्कूल की तरफ रवाना हुआ, मतलब स्कूल गया। वेन आई पास द टाउन हॉल, ठीक है, तो जब मैं जा रहा था मैं स्कूल, और जब मैं रास्ते जा रहा था तो मैंने सबसे पहले मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। टाउन हॉल जो है ना, एक बड़ा सा हॉल होता है, मतलब एक सभागार, सार्वजनिक सभा स्थल जो होता है शहर का। तो जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो उस टाउन हॉल के सामने जो है, मैं जब वहाँ से टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। ओके, सूचना पट जो होता है जहाँ पे सार्वजनिक सूचनाएं जो है वो चस्पा की जाती है। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर एक क्राउड थी। क्राउड का मतलब होता है भीड़, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि जब लेखक फ्रांस जो है वो टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ से जब वो गुजरा तो उसने वहाँ पे क्या देखा या वहाँ पे क्या था? तो देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 2 years, अब जब फ्रेंच याद कर रहा है कि पिछले 2 वर्षों में ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 वर्षों में हमारी जितनी जो बुरी खबरें थी वो सारी बुरी खबरें यहीं से आई थी। कहाँ से आई थी? इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। और वो बुरी खबरें क्या क्या थी? ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि व्हाट वर द बैड न्यूज दैट कम फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड। तो इस बुलेटिन बोर्ड से आने वाली बुरी खबरें थी द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों में हारने की, कि भाई फ्रांस की भी हार हुई, आज फ्रांस ने ये जो है वो क्षेत्र हारा, आज वो हारा। तो युद्ध में हमारी हार के जो समाचार हमें प्राप्त होते थे वो भी इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होते थे। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं सेना के, वो इनको आदेश देते थे कि भाई युवा जो है वो सेना में भर्ती हो जाइए। तो सेना में भर्ती होने का जो आदेश होता था वो हमें यहाँ से मिलता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो इनके सीओज होते थे, कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे, उनके आदेश जो होते थे वो भी हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, जब यहाँ से गुजरा उसने काफ़ी भीड़ देखी इस बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो लेखक फ्रेंड्स कह रहा है मैंने सोचा टू माई सेल्फ, मतलब मन ही मन सोचा, विदाउट विदाउट स्टॉपिंग, रुका नहीं, क्योंकि लेट था, स्कूल जा रहा था, पहले ही लेट हो चुका था, तो रुका तो नहीं, लेकिन भीड़ देखी तो भीड़ देख करके उसे मन ही मन सोचा, इतनी सारी चीज़ें उसे एक बार उसके दिमाग में आई। और फिर कहा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या बात हो सकती है? क्योंकि आज एक बार फिर से बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ है तो कोई ना कोई न्यूज़, आज भी कोई ना कोई बैड न्यूज़ हमारे लिए आई होगी। तो इसने सोचा कि आज भी क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो लिखा हुआ है आगे, यहाँ पे कहता है देन एज आई हरीड बाय, एज हाँ, एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं वहाँ से जितना तेज जा सकता था उतना तेज गति से जब मैं आगे बढ़ा, द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड हु वॉज देयर, वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था जिसका नाम था वॉक्टर। वहाँ पे वो जो वॉक्टर जो खड़ा था ब्लैक स्मिथ विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, ठीक है, लोहार। और अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। प्रशिक्षु मतलब जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, वो प्रशिक्षु कहलाता है। तो अपने प्रशिक्षु के साथ जब वो लोहार जो वहाँ पे खड़ा था उसने रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन पे जो समाचार थे उसको पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, मुझे जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा ये छोरे,
क्यों जा रहे हो इतने फास्ट, क्यों इतने तेज चल रहे हो? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत सारा समय। स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? तो ध्यान रखना, यहां से ये प्रश्न बन सकता है कि ये बात किसने कही थी, है ना, कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये बात उसे किसने कही थी? तो आप ध्यान रखना, जो वॉक्टर था, ब्लैक स्मिथ वॉक्टर सेड दिस वर्ड्स, ये वर्ड शब्द जो है वो किसके हैं? ये वॉक्टर के हैं, ब्लैक स्मिथ के हैं। अब यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ब्लैक स्मिथ जो था उसने क्या कहा था? तो उसने यही कहा था कि डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और ये कहाँ पे खड़ा था? ये उसी बुलेटिन बोर्ड के सामने न्यूज़ पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा, जब उसने ये कहा ना कि भाई तुम्हारे पास खूब टाइम है, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो, तो उसने सोचा, फ्रेंच ने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक बना रहा है। मेकिंग फन, मेक फन का मतलब होता है मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, कि शायद वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ अ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है बिना सांस लिए, क्योंकि लेट था तो मैं बिना सांस लिए जल्दी जल्दी, मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे ये कहा, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, मैं जल्दी जल्दी एम हैमेल का जो छोटा सा गार्डन था उस गार्डन में पहुंच गया। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हांफते हुए, बिना सांस लिए हांफते हुए सीधा कहां पहुंच गया? एम हैमेल के उस छोटे से गार्डन में। एम हैमेल कौन थे? एम हैमेल इनके लैंग्वेज टीचर हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या कहता है? यूजुअली यानी सामान्यतया, स्कूल की यहाँ पे बात कर रहा है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल मतलब बहुत शोरगुल हुआ करता था। सामान्यतः जब स्कूल, आपने भी देखा होगा, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, सुबह का जो टाइम होता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई खेलते हैं, कोई दौड़ते हैं, तो काफ़ी शोरगुल होता है। तो वहाँ पे काफ़ी बसल था। हसल एंड बसल एक मुहावरा भी है ना, हसल एंड बसल, शोरगुल, चहल पहल। तो काफ़ी शोरगुल था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना जो शोर होता है ना वो बाहर गली से भी सुना जा सकता है, स्कूल के बाहर के जो रास्ते होते हैं वहाँ से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब ये जो बच्चे जब आते हैं तो जो डेस्क होते हैं ना उनके, बेंचेस, डेस्क, उसमें जब किताबें रखने के लिए, डालने के लिए खोलते हैं, उसको बंद करते हैं, उसकी आवाज़। एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है समवेत स्वर। समवेत स्वर मतलब एक साथ, है ना। तो समवेत स्वर में एक साथ जो लेसन्स बच्चे जब बोलते थे तो वो आवाज़ भी सुनी जा सकती थी, वेरी लाउड। विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब दोनों हाथ जो है वो कानों पे डाल देते थे या अंगुली कानों में, ताकि चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद जोर जोर से अपने पाठ याद करते थे, अपने लेसन्स याद करते थे बच्चे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर होता है, रूलर मतलब डंडा या ऐसी जो से स्केल वगैरह होती है ना, जो बच्चों को डराने के लिए टीचर अपने हाथ में रखता है, तो वो टीचर का जो डंडा होता है वो बार बार टेबल पे जैसे पढ़ता था, बच्चे याद करो याद करो, इस तरीके से ना, तो वो उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। स्टिल का मतलब एकदम शांत, कोई शोरगुल नहीं, कोई चहल पहल नहीं, कोई इसका जो रूलर था उसकी कोई आवाज़ नहीं, कोई किसी प्रकार की नॉइज नहीं थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। और मुझे counted on का मतलब होता है भरोसा होना, मुझे भरोसा था, है ना, मुझे भरोसा था किस बात का? काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मतलब ये जो शोरगुल था इस पे मुझे भरोसा था कि इस इतने शोरगुल के बीच में मैं जाकर के अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन मतलब मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, मैं लेट हूँ ना, तो मैं लेट हूँ तो इतनी शोरगुल हो रहा होगा और इस शोरगुल के बीच में मैं चुपचाप जाकर के अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा, मुझे कोई देख नहीं पाएगा, इस बात का मुझे भरोसा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। गर्मी भी आप देख रहे हो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत ही जल्दी आपके सामने आऊँगा और कंप्लीट करेंगे अपन इसको। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके बाद में इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए और कंप्लीट जो आपका कोर्स है इंग्लिश का, वो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप एजुकेशन राइज है। एक बार फिर से मैं बता दूँ, एजुकेशन राइज, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप जो है ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे, है ना, मिनिमम चार्ज पे आपको हम
कंप्लीट कोर्स देंगे आपका और बोर्ड के एग्जाम्स जो होंगे आपके तब तक अपन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ में हम लाइव क्लास भी लेते हैं तो वो भी आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन अगर आप कोई अपना सुझाव अगर कोई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, वो सारे सब्जेक्ट भी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।